गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 सितंबर 2025 है और आज कौन कौन से करंट अफेयर जो चर्चा में रहे उन पर हम एमसीक्यूज़ की चर्चा करेंगे। इस एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम पूरे स्टैटिक टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे, साथ ही करंट अफेयर्स भी हम रिवाइज करेंगे। आइए हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू किससे संबंधित है? पीवीटीजी से संबंधित है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इसके बारे में आपको पता है नहीं पता है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी कि ये पार्ट किसका है, ये बेसिकली कहलाता क्या है। अब थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट में अगर मैं आप जाऊँ तो आपको पता होगा कि भारत में शेड्यूल ट्राइब को लेकर भारतीय संविधान में प्रावधान है। शेड्यूल ट्राइब को लेकर किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 25। इसमें एसटी जो पॉपुलेशन है उसको परिभाषित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 342 अगर आपने देखा होगा, आर्टिकल 342 क्या कर सकता है, इसमें प्रेसिडेंट को राइट है, वो क्या कर सकते हैं, किसी ट्राइब को एसटी ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखोगे पूरे भारत में 705 एसटी ट्राइब पाई जाती हैं। अब इनकी जो संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है? 11 करोड़ 11 करोड़ इनकी संख्या है, जिनमें सेक्स रेशियो 990 के आसपास है, 1000 में। ठीक, ये तो बात हो गई कि ट्राइब के बारे में, है ना। अब उनमें भी अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या कहाँ पे आपको पाई है? मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, फिर आपको महाराष्ट्र में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी। तो ये क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। वहीं परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में पाई जाएगी, लगभग 95% जो अब आबादी है वो एसटी पॉपुलेशन की है। उसके अलावा लक्षद्वीप में पाई जाएगी 94%। अब इनमें 45% 50% के आसपास गरीबी रहती है। अब इनमें अगर आप देखेंगे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, इन ट्राइब में 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मतलब क्या, अगर आप बात करें, बात आती है 1970 की। 1970 में क्या हुआ कि जो पीटीजी ग्रुप की पहचान हुई, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान शुरू हो गई। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, मतलब कि मुख्य धारा से पूरी तरह से पिछड़ चुकी हैं। तो इन ऐसे ग्रुप्स की पहचान करने की शुरुआत कब होती है? 1970 में। बाद में अगर आप देखेंगे 2006 का दौर आता है और इनको क्या किया जाता है? पीटीजी से पीवीटीजी डिक्लेयर कर दिया जाता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनको पहचान करना, साथ ही उनको बेनिफिट दिया जाना। अब इनके 4 क्राइटेरिया हैं पीवीटीजी के। पहला अगर हम बात करें कि इनकी जो एग्रीकल्चर टेक्निक, प्री एग्रीकल्चर टेक्निक होनी चाहिए, मतलब आधुनिक जो एग्रीकल्चर टेक्निक उसको उपयोग ना करते हो। फिर इनकी जो जनसंख्या है स्टैगनेंट हो चुकी हो या स्थिर हो चुकी हो या डिक्लाइनिंग पे हो, या तो एक्सट्रीमली लिटरेसी रेट लो होना चाहिए। ठीक है, ये 4 होने चाहिए। चौथा, सब्सटेंस इकोनॉमी, तो इकोनॉमी भी इनकी अगर हम बात करें जीविका स्तर पर होनी चाहिए, जीवन जीने बस के लिए होनी चाहिए। ऐसी ट्राइबल ग्रुप कितनी भारत में? 75 ट्राइबल ग्रुप हैं। ठीक है, कितनी? 75। 18 राज्यों में अगर हम बात करें, 18 राज्यों में और एक यूटी में ये जो पॉपुलेशन आपको पीबीटीजी की देखने को मिलती है। यूटी में किस में है? तो यूटी में आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा ये ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीबीटीजी कहाँ पाए जाते हैं? 13 पीबीटी पाए जाते हैं। कहाँ पे? ओडिशा में पाए जाते हैं, ओडिशा में पाए जाते हैं। ये तो आपने देख लिया, सारा फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिया। अब उनमें जारवा है, ओंगे, सेंटिनल, ये तो बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप को आप जानते होंगे, जैसे जारवा, ओंगे, सेंटिनल, सोम्पेन है। अंडमान में, ओडिशा में बोडो है, डोंगरिया है। फिर झारखंड में बिर्रो, असुर वगैरह। मध्य प्रदेश में बैगा के बारे में आप जानते होंगे। ये सारा मामला है क्या? ट्राइबल का और पीवीटीजीज का। अब इस तरह से डिस्कशन आपको करना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि ऐसा डिस्कशन आपको अच्छा लगता है नहीं। तो पूरे स्टैटिक हमने देख लिया। अब एमसीक्यू देखेंगे। पीवीटीजीज आर सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज बाय हायर वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन क्रिटिकल लाइक स्टेग्नेशन पॉपुलेशन। अब देखिए आसानी से आपको समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरा, देयर आर 75 नोटिफाइड पीवीटीजी फाउंड अक्रॉस 18 स्टेट 1 यूटी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 यूटी और 75 जो कहते हैं ना कि 75 के आसपास जो राज्य ट्राइबल ग्रुप देखे जाते हैं 18 राज्यों और 1 यूटी में। ये आपने देख लिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए? उड़ीसा में पाए जाते हैं। और इसको लेके कमीशन बना था, कौन सा कमीशन बना था? ढेबर कमीशन। उस पर भी एमसीक्यू देखेंगे। ढेबर आयोग बना था पीवीटीजी ट्राइबल को लेके, ये आपने देख लिया। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है। एगेथॉम्बिम्बिया इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फाउंड इन वाटर। तो ये एक ऐसा प्रोटोजोआ जो वाटर में, सॉइल में, डस्ट में, हर जगह फाउंड पाया जाता है। कैपेबल होता है कॉजिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन, तो मनुष्य को प्रभावित करने में इसकी क्षमता होती है। ये बात हो गई। ठीक है, दूसरा, द मोस्ट कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय द एकाथोम्बिया केराटिस एन इन्फेक्शन ऑफ द आई दैट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस हो सकता है इससे। अब इन दोनों में कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोजोआ एक तरह का यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से? यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमल किंगडम जो होता है उसमें प्रोटोजोअस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इनमें अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अलावा इनका जो पोषण है, न्यूट्रिशंस होता है, कैसे होता है पोषण, ये कैसे करते हैं, ये तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, दूसरे पर निर्भर। दूसरा, कुछ प्रोटोजोआ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, मतलब कि खुद पर भी निर्भर होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भी करते हैं। जैसे युगलिना के बारे में आपने सुना होगा, यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि युगलिना जो प्रोटोजोआ है वो ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक, ऐसे स्टेटमेंट बना था, तो ये ऑटोट्रोपिक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब इनमें जो प्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल या एलसेक्सुअल या बाइनरी फिजन के भी द्वारा भी होता है। अब इसकी जो प्रोटोजोआ कैटेगरी होती है, जैसे राइजोफोरा हो गया, सिलीफोरा हो गया, इस तरह से स्पोरोजोआ शायद एक है, तो इस तरह से ये 3-4 इनकी क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं किसके, प्रोटोजोआंस में। अब इनमें बहुत स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, और इसके जो ये प्रोटोजोआ है उसके बारे में भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन ओडिशा क्लोज टू द हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम के पास है, जो महानदी पर बना है हीराकुंड डैम, है ना। अब महानदी पर हीराकुंड डैम बना है। अब ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है। दूसरा अगर हम बात करें, एमसीटी में क्या कह रहा है कि इट इज करेक्टराइज बाई द क्या, ड्राई एंड मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द वीर सुंदराई साई। वीर सुंदर साई से संबंधित रहा है ऐतिहासिक रूप से, और मिश्रित पर्णपाती वनों से युक्त है। इसका ऐतिहासिक संबंध वीर सुरेंद्र साई से रहा है। इन दोनों स्टेट में आपको बताना है क्या सही है, ठीक है, दोनों स्टेट में कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर आप बात करें उड़ीसा में, तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो आपको जनरल फैक्ट आपको पता होगा, क्योंकि जंगल वाला एरिया है, ठीक है। स्टेटमेंट तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, ठीक। अब अगर आप बात करें कि जो इसमें और कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे महानदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महानदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जरूरी हो जाता है जाना। अब महानदी के बारे में अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि महानदी उड़ीसा की जीवन रेखा मानी जाती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये मानी जाती है। ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से सिहावा से निकल रही है। धमतरी एक जिला करके है वहाँ पे, और लगभग 450 के अराउंड या 442 के अराउंड इसकी लेंथ है टोटल। ज़्यादातर जो महानदी की लेंथ है वो कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में पड़ती है। उसके बाद ये ओडिशा जाती है, झारखंड महाराष्ट्र में छोटा छोटा इसका सेगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी अगर हम बात करें तो जो महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? महानदी की सहायक नदी है कौन सी? सोंदूर नदी है, ओंग सहायक नदी है, जोंक सहायक नदी है। तो महानदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। अब बाएं साइड से अगर शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, एबतेल है, ये इसकी बाएं साइड से सहायक नदियाँ हैं। हीराकुंड डैम इस पे जो बना है वो कब बना था? 1957 में हीराकुंड डैम बना था, जिससे जो वाटर इरीगेशन सिस्टम है, इसके अलावा जो हाइड्रो पावर है उसको बनाया जा सके, यहाँ पे पर्पज था। एक तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब दूसरा जो हम बात करते हैं बड़गढ़ की या बारगढ़ की, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हीराकुंड के आसपास लोकेशन है। इसमें अगर आप बात करें साल है, आसान है, बीजा है, धौरा है, फोराफ्लोना, वहाँ पे लेपर्ड है, जैसा स्लॉथ बियर है, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। 1925 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। लेकिन उड़ीसा में और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क साइट्स हैं, जैसे अगर आपने सुना होगा सिमलीपाल, मयूरभंज में कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा आपने सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जहाँ कहाँ? उड़ीसा में 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा अगर आप बात करें 3 नेशनल पार्क, तो 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है उड़ीसा में। 2 कौन कौन से? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यूनेस्को की, जो कहते हैं ना कि यूनेस्को को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के आसपास से जुड़ा है। सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो 2007 में आया है। अब इसके अलावा 3 नेशनल पार्क भी उड़ीसा में आपको देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व भी है वो भी एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वह भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। खारे पानी के मगरमच्छ, इसमें आपको साल्ट क्रोकोडाइल आपको मिलेगा। तीसरा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नंदनकानन। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, तो एक तो चिल्का है, देवरीगढ़ के बारे में आपने देख लिया। इसके अलावा कार्लपट करके है, एक कार्लापत करके है, यह भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे देखने को मिलेगी। बालूखंड कोणार्क करके है। इस तरह से अगर आप देखो उड़ीसा में 2 टाइगर या 3 नेशनल पार्क और 19 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहाँ का इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव एरिया भी कुछ एरिया माना जाता है। तो ये जो सारा सेगमेंट था इस प्रश्न को लेकर था, इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे। अगले MCQ किससे संबंधित है? अगले MCQ है NIRF से संबंधित। अब ये क्या बला है NIRF, उसको देख लेते हैं। इस पे 2 MCQ है, तो इसका कंटेंट हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। NIRF आखिर है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जो संस्थान होते हैं उनको रैंकिंग देना। इसको कब लॉन्च किया गया था? बताइए। तो लॉन्च किया गया था इसको 2015 में।
2015 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब इसने 2016 से रैंकिंग जारी शुरू की कि भाई हम 2016 से रैंकिंग देते हैं। 5 पैरामीटर पर क्या क्या NIRF रैंकिंग देता है। पहला होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, उस पर 30% वेटेज देता है। फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो होती है उस पर 30% का वेटेज है। ग्रेजुएशन आउटकम है कि कितने लोग ग्रेजुएशन क्या आउटकम उसके निकल के आ रहा है, 20% उसको वेटेज देता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 10% वेटेज देता है। परसेप्शन को भी ये 10% वेटेज देता है। ये तो बात हो गई किसको, रैंकिंग के क्या पैरामीटर्स होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके पैरामीटर देखने को मिलते हैं। अभी क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट बनना है कि NIRF इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हायर एजुकेशन को रैंक देने के लिए पैरामीटर रिसर्च इस्टेब्लिश किया गया। तो पहले आपको समझ में आ ही गया, तो पहले स्टेटमेंट सही है। एज पर 2025 IIT मद्रास रैंक फर्स्ट ओवरऑल कैटेगरी ऑफ ISC बेंगलोर इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। तो अगर हम बात करें तो NIRF IIT मद्रास को रैंक किया फर्स्ट कैटेगरी में ओवरऑल, और जो ये है ISC बेंगलोर है उसको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कैटेगरी में रैंक किया गया है। अब इन दोनों में कौन सा सही आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें कौन सही, इसमें बहुत से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं MCQ। फिफ्थ MCQ में आते हैं। फिफ्थ MCQ के बारे में देखते हैं। फिफ्थ MCQ यहाँ पे बात कर रहा है सूडान इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका बॉर्डर्ड बाय द रेड सी एंड द नील रिवर। अब जो नील रिवर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो नील रिवर है उसके पास यहाँ पे सूडान देखने को मिलता है। अगर आपने अफ्रीका का लोकेशन देख रखी हो, अगर ये अफ्रीका का मैप है ना, तो इस लोकेशन में आपको सूडान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें कि सूडान थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अब ये आपको पता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। लाल सागर नील नदी से घिरा है, तो आपको माना क्योंकि नील नदी यहाँ से निकलती है और इसमें जाकर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे लोकेशन इसकी हो नील रिवर की, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट है नहीं, आपको नहीं पता है। द कैपिटल खारतूम इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नील एंड व्हाइट नील। तो जहाँ पे ब्लू नील और व्हाइट नील का संगम है वहाँ पे खारतूम, ये सूडान की जो कैपिटल है वो स्थित है। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट है। सूडान की जो कैपिटल खार्तूम भी यहीं स्थित है, और इसके बाद में अगर आप देखो नई जो कंट्री बनी है अफ्रीका की, साउथ सूडान यहाँ पे नई कंट्री बनी है, लेटेस्ट कंट्री 54th आई थिंक कंट्री है साउथ सूडान, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाई पॉपुलेशन भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एज पर सेंसस। अब जो सेंसस के अकॉर्डिंग भील जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन है भारत में। दूसरा, भील्स आर प्रिमेटिकली कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर ये वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेटेड है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ में। दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 2011 का सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस है। अब इसमें अगर आप देखें भील है, इनकी ट्राइब सबसे ज़्यादा है, और भील की जो पॉपुलेशन है उसकी बहुत सारी उप ट्राइब, भिलाला के बारे में आपने को पता होगा, भील भिलाला भारिया भी आई थिंक इसी को उप ट्राइब मानी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। हीराकुंड बांध के बारे में हमने यहाँ पे देखा, हीराकुंड बांध बिल्ड किया गया महानदी रिवर पर, सही है। लोकेटेड है संबलपुर उड़ीसा में, यह भी बात यहाँ पे सही है। दोनों स्टेटमेंट इसके भी यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे द ढेबर कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया गया था खासतौर पे PBTGs के लिए, जो रिकमेंड करेगी स्पेशल अटेंशन ऐसे ट्राइबल ग्रुप को। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई कि ढेबर कमीशन बनाया गया था, देबर नहीं ढेबर है। द कमीशन वॉज हेडेड बाई UN ढेबर, फॉर्मर MP। तो UN ढेबर फॉर्मर MP थे, उनके द्वारा इस कमीशन को हेड किया गया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पहले ही ट्राइबल ग्रुप के बारे में जान ली है। अब कुछ ऐसा बचा तो नहीं है ट्राइबल ग्रुप के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको और जाना हो तो आप ये जान सकते हैं क्या कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। अब इसमें सरकार ने यह भी प्रयास किया कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, वन अधिकार अधिनियम 2006, उसमें भी जो PBTGs ग्रुप हैं उनको राइट्स मिले। इसके अलावा पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 से पंचायत जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो जो जंगल एरिया होते हैं उनका एक्सटेंशन करना कहाँ पे, पंचायती जो पंचायत का एक्सटेंशन करना जंगल एरियाज़ पे। इसके अलावा EMRS जो व्यवस्था है वो भी चाल लागू है इनके लिए, एक क्लब मॉडल रेसिडेंसी स्कूल्स। ठीक है, और यही है कि इनका पर्पज़ क्या है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है या जोग्राफिकल आइसोलेशन है, इन सबको खत्म करना। ठीक है, ये सारा चैलेंज यहाँ पे इसको टैकल करने का प्रयास यहाँ पे सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रैनुलोमटस एम्बिक इंसेप्टिफिलिस इज द रेयर बट फैटल ब्रेन इन्फेक्शन कॉज बाय द फ्री लिविंग अमोबिया लाइक एंसिथोमोबिया। दुर्लभ एक घातक मस्तिष्क संक्रमण है ये। ठीक है ना, जो मुक्त अमीबा जीव जैसे एंसिथोबियम होता है। दूसरा, GAE प्राइमरली अफेक्ट करता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को, मुख्यतः इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुअल आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन आर द 5 कोर पैरामीटर ऑफ NIRF। अब ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए आपको याद हो जाए, मीन्स पे आपको काम आ जाए, इसलिए स्टेटमेंट बनाया है। ऐसा कोई इसमें मतलब कि जरूरी नहीं कि UPSC में क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, NIRF रैंक कवर नॉट
ओनली ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज कैटेगरी बट ऑल्सो स्पेशलाइज फील्ड लाइक इंजीनियरिंग मेडिकल लाइक ये सारा, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में भी ये इसमें भी लास्ट का जो आंसर है बहुत यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सभी में लगभग आज के जो क्वेश्चन है उसमें एक और दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आई थिंक आपका काफ़ी नॉलेज इन्हेंस हुआ होगा ये डिस्कशन के बाद। कैसा लगा आपको डिस्कशन ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें जिससे ये वर्थ इट हो सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।